सर क्या हो रहा है? देखिए इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वक्त मैं मेंस की कॉपी, ये आप देख सकते हैं, ये सारी ऑफलाइन पीएस मेंस की कॉपी है जिनका यूपीपीसीएस का मेंस है। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप कुछ समय पहले आंसर राइटिंग किए हैं और आपका प्रीलिम्स निकलता है तो जो उत्तर लिखना आपको होता है, और जब आपका प्रीलिम्स निकले और बहुत पहले आप अच्छे काम ना किए हैं तो जो उत्तर लिखा होता है वो गैप साफ साफ पता चलता है। जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आलोचना भी सही नहीं है, बस ये चीज़ समझना होगा कि जैसे आप कहते हो ना कि सर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मुद्दा ये नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए मेरे भाई कि जब प्रीलिम्स निकल जाए तो क्या हम मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए तैयार है। सर आइए मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉपी से दिखाता हूँ। और जैसे अब पहले ये कॉपी आप ध्यान से देखिए, हर कॉपी में एक डिफरेंस दिखाते हैं। आप नहीं पता जूम कर दीजिएगा जब मैं वो दिखाऊंगा। क्वेश्चन सिंपल सा था कि ऋग्वेद में प्रतिबिंबित जो वैदिक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना का समालोचनात्मक परीक्षण करना था। तो मुझे आंसर में क्या चाहिए, एक तो क्लियर, पहला मेरा डिमांड है कि मुझे सामाजिक संरचना चाहिए, दूसरा मेरा डिमांड है कि मुझे आर्थिक संरचना जानना है, तीसरा यहाँ पे एक समालोचनात्मक परीक्षण करना है, तो एक मुझे, ठीक है, एक आलोचना का अगर कोई बिंदु बने तो अपने को वो भी चाहिए था। ठीक है, ये बेसिकली ये मेरी मेजर डिमांड थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमको यहाँ पे क्लियर एक तो मेजर हेडिंग चाहिए था। ठीक है, मेजर हेडिंग नहीं है मुझे यहाँ पे सीधे सामाजिक में आप देखिए क्या था, इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव बात किया ना कि सबसे पहले नकारात्मक बात बताएं फिर सकारात्मक। अब हर जगह नकारात्मक सकारात्मक, अच्छा भी हो गया था कि आप सबसे पहले पॉजिटिव बताइए उसके बाद जाइए और उसका नेगेटिव बताइए। ठीक है, लेकिन पहले नेगेटिव नकारात्मक बताइए फिर सकारात्मक बताना, एक तो ये अच्छा उत्तर का फॉर्मेट नहीं है। अब देखिए मैं नकारात्मक में दिखाऊं, क्वेश्चन आपके ऋग्वेद के ऊपर है, तो ऋग्वेद के ऊपर क्वेश्चन है। ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था था, लेकिन ये नॉर्मल था, मतलब ये बहुत ऐसा हार्ड नहीं था कि इसको हम लोग मान देखिए छुआछूत वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देना, छुआछूत का कॉन्सेप्ट आपके ऋग्वेद में था ही नहीं। आगे चल के हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में, सॉरी वैदिक पीरियड में नहीं था, ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग पाते हैं। तो सीधा सीधा यहीं से पता चल रहा है कि मतलब चीज़ें गलत लिखी गई हैं। ठीक है ना। अब देखिए आर्थिक संरचना में नकारात्मक में व्यापार वर्ग का उदय, पहली बात तो व्यापार वर्ग ऐसा उपस्थिति मिलती नहीं है क्योंकि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो व्यापारिक वर्ग का मिलना ये एक सही फैक्ट नहीं है। ऊपर से व्यापार वर्ग का अगर उदय हुआ भी हो तो ये नेगेटिव बात कहाँ से हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए दिक्कतें थी इस कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर मैंने इनकी पूरी एक संरचना दे दी है कि मुझे सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति, जो वर्ण व्यवस्था हमको पता है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक में हम चूंकि ग्रामीण संरचना थी तो पशुपालन और कृषि बेस था। ठीक है, गाय मुख्य हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार थी, तो गोधनम या अघन्या के नाम से जानी जाती थी। धातु कर्म के ऊपर चूंकि लोहा था नहीं तो तांबा और कांसा का जो धातु कर्म था वो डेवलप हुआ था। हमको चूंकि समालोचनात्मक चर्चा करना था तो निगेटिव में सोशली हम लोग बहुत दिखा नहीं सकते हैं, बट ठीक है पुरुष सूक्त ने वर्ण विभाजन का बीजारोपण तो कर दिया। ठीक है, कहना तो कि भले ही कर्माधारित था बट एक बीज पड़ गया, इसी वजह से आगे चल के जन्म बेस्ड हो गया। व्यापारिक गतिविधियों में अगर हम लोग इकोनॉमिकली नेगेटिव देखें तो बहुत इकोनॉमिकली नेगेटिव बनता नहीं है, बट ये बन सकता है कि चूंकि एग्रीकल्चर में अधिशेष उत्पादन था नहीं इसलिए बहुत व्यापारिक गतिविधि यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। ये तो एक कॉपी में आपको पहली दिक्कत समझ में आई कि बेसिकली क्या है। मैं अगर ये कॉपी अभी जो चेक हुआ मैं वही दिखाता हूँ सॉरी। अब देखिए यहाँ पे इस कॉपी की दिक्कत दिखाता हूँ। पहली बात तो देखिए 125 शब्द का क्वेश्चन है, 125 वर्ड का क्वेश्चन है। 125 शब्द के क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आप मैक्सिमम 20 वर्ड आप इंट्रो लिख सकते हो, 20 वर्ड हम लोग कंक्लूजन में डालें तो बच्चे जो आपके लगभग 80 से 90 शब्द हैं उनका हम लोग मेन बॉडी में यूज कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट छोटे शब्दों में। अब एक चीज समझिए, आप मेन बॉडी में कहीं हेडिंग सब हेडिंग्स दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो। अब देखो मेन बॉडी में आपको कहीं नहीं हेडिंग सब हेडिंग्स दिखेंगे, जबकि मैंने शुरू में क्या बताया, क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि हमको सामाजिक समझना, आर्थिक समझना और आलोचना हमको चाहिए था। अब देखो हेडिंग सब हेडिंग ना डालने का निगेटिव इंपैक्ट क्या है। इन्होंने सबसे पहले 3 बातें, जो पहली 3 बात बताई वो आर्थिक से संबंधित थी, यानी आर्थिक संरचना से संबंधित थी। उसके बाद की जो 2 बातें वो सामाजिक है, उसके बाद से फिर जो 2 बातें हैं वो आर्थिक है। कहानी भी इसमें मतलब थोड़ी बताई गई है जबकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद से धार्मिक जीवन बताया गया जो कि पेपर का डिमांड ही नहीं है। तो देखिए आप जब हेडिंग्स का यूज नहीं करते हो तो फिर यही होगा, आपका फ्लो देखिए टूट रहा है, पहले आर्थिक बताया फिर सामाजिक बताया फिर आर्थिक जाके बताया धार्मिक जीवन भी बताया। तो जब एक तो क्या है कि जो मेरी डिमांड नहीं है, आप डिमांड जो नहीं है आप डिमांड से हटके बताओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, एक तो अच्छी बात, खराब बात ये है।
हेडिंग लिखने का फ़ायदा क्या होता है? जब आप चीज़ों को हेडिंग में लिखते हो तो हेडिंग में आंसर लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अब डिमांड सप्लाई गैप नहीं आएगा। डिमांड सप्लाई गैप नहीं आएगा, जो मेरी मांग है वही मिलेगी, रिपीटिशन नहीं होगा। ये देखिए एक अच्छा उत्तर का प्रस्तुतिकरण नहीं था। तो अब आंसर्स इनके भले हैं, एक तो मेरी ये डिमांड नहीं वो भी मिला है, तो 8 मार्क्स में मैं मैक्सिमम इनको दे सकता हूँ कितना, तो 2 मार्क्स भी ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है 2.5 मार्क्स 2 मार्क्स से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो एवरेज अगर 2-2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। ऐसे मार्क्स अगर मिल भी जाए 10 क्वेश्चन में तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? मैक्सिमम 25 मार्क्स। इसका कोई बहुत बड़ा फायदा आप निकाल नहीं पाएंगे। ये दिक्कतें देखिए, और मैं और भी कॉपी इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ठीक है ये कॉपी बेसिकली सब में देखिए हेडिंग्स, और ठीक है यहाँ पे सामाजिक स्थिति, यहाँ पे क्लियर हेडिंग है, ठीक है, बट आर्थिक स्थिति देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आर्थिक कॉलम बना है, केवल 2 पॉइंट्स, वो भी कृषि पशुपालन जीविका का आधार थी, व्यापार वस्तु विनिमय की बेचता, ठीक है। अब देखिए आर्थिक में क्या पॉइंट लिखा गया है कि मनोरंजन के लिए जुआ घुड़दौड़ आदि होता था। तो पहली बात तो ये आर्थिक जीवन तो हुआ ही नहीं, आपने आर्थिक जीवन में ये पॉइंट्स लिखा है। तो यही सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको निगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग की तरफ। क्वेश्चन समालोचनात्मक था तो थोड़ी सी समालोचना करती चलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो अब मैक्सिमम देखो चीज़ों पे इन्होंने भी चर्चा किया है, एग्जाम्पल्स भी कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे सभा समिति विद्युत का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे अपोला, ठीक है, मुद्रा घोषा इनका एग्जाम्पल दिया गया है, बट फिर भी मैक्सिमम कितने मार्क्स? तो फिर वही बात निकल के आती है 2.5 मार्क्स, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप यहाँ भी मौजूद था, जो चीज़ें मिलनी थी वो नहीं मिली, चीज़ें कुछ गलत भी लिखी गई हैं, तो ये बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब क्या था कि हमको नो डाउट के प्रीलिम्स श्योर शॉट निकालना है, इसके लिए आप अच्छा काम करिए, टेस्ट दीजिए, कमियों पे काम करिए, बट हमको मेन से दूर नहीं भागना मेरे भाई। ऐसा ना हो कि आपका जब प्रीलिम्स निकले आप मेन सीखने बैठो तो पता क्या चले कि आप एक गैप, आप जब टेस्ट देते हो तभी वो गैप दिखाई पड़ता है। मेरा क्लियर ये है कि आप कम से कम डेली 4 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने 50% सिलेबस को आप कवर करो ही करो किसी कीमत पे, अगर आपका नहीं भी प्री निकला तो भी GS 5-6 अच्छी कर सकते हो, हिंदी अच्छी कर लो, ठीक है, एटलीस्ट आप चाहो तो एक GS की सब्जेक्ट में एथिक्स वगैरह अच्छी कर लो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने इसके लिए देखिए एक चीज क्लियर होगा, अभी हम 150 क्वेश्चन का प्रचंड दिया है। प्रचंड बैच में बेसिकली हम आपको 150 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी GS 5 और GS 6 की आंसर राइटिंग कराने वाले हैं। जब आप 150 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लेते हो तो बहुत सी गैप्स, तो कंटेंट आपके पास अच्छे आ जाते हैं, आप समझ पाओगे कि हमको क्वेश्चन की डिमांड सप्लाई गैप कैसे ना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है हम अच्छी तरीके से उन डिमांड को कैसे अपने आंसर में दिखा पाए ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिले। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, ये किसी की 1-2 क्लास 5 क्लास लेने से ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आप आंसर राइटिंग 3 महीने 3.5 महीने लगातार करोगे, 2-4 क्वेश्चन ही लिखोगे, तो ये चीज़ें एटलीस्ट जो बेसिक गलतियां आपसे दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं GS 5 और 6 के लिए अभी हमने प्रचंड स्टार्ट किया है, डेली आंसर राइटिंग चलने वाली है 3 महीने। आप अगर आंसर राइटिंग जुड़ के करना चाहते हो तो जरूर कर लो, नहीं तो आप अपने से कहीं करना चाहते हो तो अपने से ही करो, बट आपको करना ही करना है ताकि आप इन गलतियों से बचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रीलिम्स निकले और फिर वो अवसर आपके हाथ से निकल जाए।